कर्फ्यू आपने लगाया तो बिजनेस इंटरप्शन, आपका बिजनेस आपने बिठा दिया। अगर स्ट्राइक हो गई, स्ट्राइक की कॉल आपने, हड़ताल की कॉल है, वो भी हमने गवर्नमेंट के ऊपर ही डालना है, क्योंकि गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्री। वहां पे गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए का जो है कॉर्पस अप्रूव किया था फॉर रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्री, लेकिन वो पैसा आज तक यहाँ नहीं आया। हालांकि वो जो टास्क फोर्स की जो अप्रूवल थी या उनकी रिकमेंडेशंस 2009 में गई थी, लेकिन अभी तक वो पैसा यहाँ वागुजार नहीं हुआ। Hello and welcome to this episode of Beyond the Headlines. I'm your host Nazir Ganai. We have with us Shakil Qalandar. He was the former president FCIK, Federation of Chamber of Industries Kashmir. He is currently a member advisory board to the same organization. Shakil साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपका खुद एक contribution है as far as the industrial sector is concerned. तो how do you see the current scenario in the industrial sector? इंडस्ट्री के हवाले से बात करें या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो स्कीम्स तो अच्छी आई हैं। खासतौर पे जो अभी हमारी 28,400 करोड़ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पैकेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में अप्रूव किया है, तो एक उसके साथ एक आस बंधी हुई है कि उससे काफ़ी डेवलपमेंट होने की तवक्का है। लेकिन उसमें कुछ मसाइल हैं और कुछ डेफिशिएंसी जितनी भी हैं उसको दूर करने की ज़रूरत पड़ेगी। ख़ास तौर पे जो स्कीम में एक इंडस्ट्रियल सेक्टर जो एक होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और फिर सर्विस सेक्टर भी इसमें लाया गया है, जिसको पूरे के पूरे को MSME का नाम दिया गया है। तो अब लेकिन हमें लगता है कि सर्विस सेक्टर को उसमें ज़्यादा अहमियत दी गई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की निस्बत, जबकि ज़्यादा अहमियत हमारी मैन्युफैक्चरिंग को होनी चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और फिर वो कंट्रीब्यूशन जो उसकी होती है वो बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन होती है मुकाबले में अगर सर्विस सेक्टर को लिया जाए। उसमें मैं एक चीज़ उसमें आपको आइडेंटिफाई करूं कि जहां पे सर्विस सेक्टर में बनाई गई बिल्डिंग्स जितनी भी होंगी, चाहे होटल हो, चाहे हॉस्पिटल हो या कोई ऐसे इदारे हों, और उसमें अगर वो जो कंस्ट्रक्शन करें बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग के ऊपर भी उनको इंसेंटिव मिलता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐसा नहीं है। मतलब नहीं, ये बिल्कुल सिरे से नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपको इंसेंटिव्स दिए गए हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स है, जबकि बिल्डिंग को आप छोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा हिली एरिया है जहाँ पे आपको बिल्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। बाहर कुछ हैचेस वगैरह से कुछ बांस खड़ा करके वहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग होती है और उनमें ज़्यादातर जो पैसा है वो बिल्डिंग्स के ऊपर खर्चा नहीं होता है, वो शेड्स में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग का बनाया जाना बहुत ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि ये स्नो बाउंड एरिया है और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे दुश्वारियाँ हैं सर्दी की, तो बिल्डिंग्स बनाना पड़ती हैं। और उस वजह से हमारा मुतालबा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी जो बिल्डिंग का है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स वगैरह जो है, उसके ऊपर भी उनको इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, जिस तरह से सर्विस सेक्टर, और ये तफावत दूर होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज़ जो है, इस जो इंसेंटिव पैकेज जो है वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री पर लागू नहीं किया गया है। एक्सपेंशन तो दिखाया गया है कि सब्सटेंशियल एक्सपेंशन के ऊपर उनको दायरे में लाया जाएगा, लेकिन सब्सटेंशियल एक्सपेंशन तभी मुमकिन है जब आपका यूनिट जो है, जो करंट उसकी जो ऑप्टिमम कैपेसिटी है उसको वो पार कर दे, तब जाके सब्सटेंशियल एक्सपेंशन आ जाती है। अच्छा। तो जब वो अपने जो एक्सपेंशन जो उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उससे वो 10%, 20%, 25% पर काम कर रहा है, बिल्कुल, तो वो कैसे तवक्का की जाती है कि वो पहले वो 100% को कंप्लीट करे जो उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसके बाद ही वो एक्सपेंशन, सब्सटेंशियल एक्सपेंशन ले सकता है। तो एक कमज़ोरी उसमें है, डेफिशिएंसी इसमें है पॉलिसी में। हम समझते हैं कि हमारे जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है 40,000 यूनिट्स कमोबेश जम्मू कश्मीर में है, और 40,000 यूनिट्स में एस्टिमेटेड 40,000 करोड़ के जो कैपिटल है वो लॉक्ड अप है। और आज
डिस्ट्रेस्ड हालत में है, सब के सब, चाहे जम्मू में काम कर रहे हों चाहे कश्मीर में काम कर रहे हों, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो डिस्ट्रेस में चले गए हैं। और अगर ये 40,000 करोड़ का कैपिटल जो है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है, उनको री एनर्जाइज किया जाता है, तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट रन में आपकी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जो है, हज़ारों क्या लाखों की तादाद में एम्प्लॉयमेंट आपकी जनरेट हो सकती है। इसकी क्या सबसे बड़ी क्या वजूहत है? इसमें आपको क्या करना चाहिए? देखिए, जो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये बात उठाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट से उठाई है, और हाल ही में एक स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उनका यहाँ पे विजिट आया था, एंड उनके साथ भी हमने ये मसला उठाया है। हमने ये बताया उनको कि अगर आप 28,400 करोड़ में से कुछ पैसा जो है, समझ लीजिए 25% हमने कहा है, सिर्फ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के लिए रिजर्व रखें, उनकी रिजुविनेशन के लिए, उसमें उनका रिवाइवल आ जाएगा, रिहैबिलिटेशन आ जाएगा, मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा, एक्सपेंशन आ जाएगा, उनका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आ जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होंगी। अच्छा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट मिलने के लिए ये ज़रूरी है कि 25% आप उस 28,400 करोड़ में से इंसेंटिव्स जो है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के लिए रिजर्व रखें। आप देखेंगे कि उससे कितना बड़ा फर्क आप में आ जाएगा यहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, क्योंकि आपका रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब ये सप्रेस्ड हालत में है, अभी बिल्कुल स्ट्रेस्ड हालत में है, और उसको रिजुवेनाइज करने के लिए, री एनर्जाइज करने के लिए आपको थोड़े से पैसे इसमें खर्च करने पड़ेंगे, और इनको भी इस स्कीम के तहत लाया जाना चाहिए, ताकि उससे जो है इमिडिएटली इसमें काम शुरू हो जाए, और ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ये जो वो काम जो है ये कर रहे हैं वो करेंगे, या फिर डाइवर्सिफाई करके कुछ और काम करेंगे, लेकिन इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काम में आ जाएगा। Government of Jammu and Kashmir is claiming that they are very serious about bringing new stakeholders, entrepreneurs, startups to the forefront. जिसका नतीजा ये भी था कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टार्टअप पॉलिसी भी अब अप्रूव कर दी, उसको भी नोटिफाई कर दिया। और इस सिमत में जब गवर्नमेंट इतना विलिंगनेस दिखा रही है, तो एज अ स्टेक होल्डर, समवन हु इज इन द सेक्टर फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स, डू यू थिंक गवर्नमेंट्स न्यू इनिशिएटिव्स आर एक्चुअली हेल्पिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर? जैसे एक बात हम वाज़ह करना चाहते हैं यहाँ पे, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो है वो हाईएस्ट है इन द कंट्री, तो उसमें बहुत सारी वजूहात हैं, और इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए आपके पास रास्ते कौन से हैं? एंटरप्रेन्योरशिप मेरे ख्याल में एक लोन रास्ता है, जहां आपको लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, और वही जो है हुकूमतें कर रही हैं, चाहे लोकल हुकूमत हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है। उनका मुद्दा मकसद जो है इन स्कीम का वो ये है कि जो पढ़े लिखे नौजवान या गैर पढ़े लिखे नौजवान जो है उनको आप एंटरप्रेन्योरशिप के दायरे में लाएं और कोई काम करवाइए। अगर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बनता है तो उनको स्किल डेवलपमेंट के तहत उनका असिस्ट करने के लिए बनाइए, आप उस काबिल बनाइए, ताकि वो उन्हीं एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्राइजेस में काम कर सकें। तो ये दोनों चीज़ें जो स्कीमें जो आ रही हैं, स्टार्टअप पॉलिसी जो आ रही है, या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की स्कीम्स जो आ रही हैं, जिस तरह की भी आ रही है, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है, और हर वक्त में ये ज़रूरी होती है। लेकिन अब आज के वक्त में क्या है, मसला एक है, हमारे पास डेफिशिएंसी है इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पे अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की कमी है, इंडस्ट्रियल लैंड की कमी है। अगरचे लैंड को पिछले 1-2 सालों में, 2-3 सालों में बहुत हद तक आइडेंटिफाई किया है, बहुत सारे लैंड चंक्स ऑफ लैंड्स हैज बीन आइडेंटिफाइड, लेकिन उसको डेवलप होने में वक्त लगेगा, वहाँ तक रास्ता निकालना है, फिर इंटरनल जो उसमें फैसिलिटीज़ है, कॉमन फैसिलिटीज़, उनको मतलब एस्टैब्लिश करने में टाइम लगता है। एक इंडस्ट्रियल एस्टेट को बनाने में 4-5 साल तो लगते हैं, और उतना वक्त जो है उसमें चला जाएगा। लेकिन ये स्टार्टअप पॉलिसीज जो है, या छोटे छोटे जो है एंटरप्राइजेस, वो अगर काम में लाए जाते हैं तो मेरे ख्याल में उससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। आपकी मुलाकात जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से हुई, उस पर आपने बहुत सारे मुद्दे जो है उसमें उठाए, और एक ऐसा ये था कि सिख इंडस्ट्रियल यूनिट्स को आप कैसे रिवाइव करें।
तो सिख इंडस्ट्रियल यूनिट्स को रिवाइव करने के लिए आपने ये भी बोला था कि 1000 करोड़ का आप उनको जो है अमाउंट पंप करे सो दैट कि उनको रिजुविनेट करा जाए। तो उस पर क्या रिएक्शन था पार्लियामेंट्री कमेटी का? नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी का जो रिएक्शन हमारी मीटिंग्स के दौरान रहा वो बहुत ही पॉजिटिव रहा, और जो मुतालबात हमने उनके सामने लाए थे उसमें एक मुतालबा ये था कि सिख इंडस्ट्री को रिजुविनेट किया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए, और उस रिहेबिलिटेशन के लिए एक कॉर्पस की ज़रूरत पड़ेगी। हमने ये कहा था, और मैं एक प्राइम मिनिस्टर्स जो कमेटी थी हमारी MSME के ऊपर, उसका प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स ऑन MSME, उसमें एक चैप्टर जम्मू कश्मीर के हवाले से था, उसका एक मेंबर भी मैं रहा हूँ बहैसियत प्रेसिडेंट FCIK के। अच्छा। वहाँ पे गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए का जो है कॉर्पस अप्रूव किया था फॉर रिवाइवल ऑफ सिख इंडस्ट्री। अच्छा। लेकिन वो पैसा आज तक यहाँ नहीं आया। हालांकि वो जो क्या नाम टास्क फोर्स की जो अप्रूवल थी या उनकी रिकमेंडेशंस 2009 में गई थी, लेकिन अभी तक वो पैसा यहाँ वागुजार नहीं हुआ। उसी के बदले हमने उनको कहा था कि अब आज के सिनेरियो में, क्योंकि उसमें एडिशंस हुई हैं, तो 100 करोड़ जो उन्होंने पहले ही अप्रूव किया था उस टास्क फोर्स में, उसको 1000 करोड़ रुपये बना दें, और उसी तर्ज अमल पर जो एक स्कीम यहाँ राइज की गई थी 58 इन, तो वो स्कीम के तहत रिवाइवल ऑफ सिख इंडस्ट्री को उठाया जाना चाहिए। लेकिन उससे परे भी हमने कुछ मामला उठाए उनके साथ। उसमें ज़्यादातर अहम जो अभी है वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में हिस्सा जो है लोकल इंडस्ट्री को मिलना चाहिए। एक स्कीम आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2019 में, और उसको यहाँ पे लागू किया गया। वो ये कि जो यहाँ की ज़रूरियात गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को रहेंगी वो जेम पोर्टल से खरीदा करेंगे। तो जेम पोर्टल से खरीदने का मतलब ये हुआ कि पूरे मुल्क के जितने भी MSMEs हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और एक लेवल पर आते हैं। जम्मू कश्मीर के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उनका मुकाबला नहीं, दूसरे स्टेट्स के एंटरप्रेन्योर्स का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हालात रहे हैं और जो अभी भी जो अनकंड्यूसिव हालात है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यहाँ के लोकल इंडस्ट्री का वो ज़्यादा बनता है। बिल्कुल। तो उसको मतलब नज़र में लेते हुए मुकाबला नहीं किया जा सकता है लोकल इंडस्ट्री का जेम पोर्टल पर बाहर की इंडस्ट्री के साथ। तो यही हमने कहा था कि हमें यहाँ पे कुछ देर के लिए और कुछ रिजर्वेशन जो है लोकल इंडस्ट्री के लिए रखिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट में। ये नहीं कि कहीं आपके डिपार्टमेंट में एक 4 कुर्सियों की ज़रूरत पड़ती है तो वो राजस्थान से आ रही है या दिल्ली से आ रही हैं, और यहाँ के फर्नीचर वाले जितने भी हैं वो देखते ही रह जाते हैं। या इसी तरह की बाकी जो अशिया है, हमारे बहुत सारे कारखाने जो है बंद हुए हैं पिछले कई सालों में, जब से ये जेम पोर्टल का सिलसिला चल पड़ा है। उसमें एक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो है उनसे वाबस्ता जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सारे के सारे बैठ गए हैं, क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर पाते हैं बाहर के अपने काउंटर पार्ट्स का। तो इज FCI के डूइंग एनी काइंड ऑफ सर्वे स्टडी इन दिस रिगार्ड कि कितने आपके यूनिट्स बंद हुए, कितनों को अफेक्ट हुआ इन जैसी चीज़ों से? Are you doing any kind of? Yes, definitely we are doing, and अभी ये सिलसिला चल ही रहा है। लेकिन प्रिलिमिनरी जो है सतह पर हमने इस काम को हाथ में लिया है, और चूंकि फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर जो है उससे मुंसलिक जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं या जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो हमारे यूनिट्स हैं वो सारे उसके साथ मुंसलिक हैं, और इस बिना पर डाटा जो हमें मिल जाता है। हम तो ये कहते हैं कि अभी 40,000 के 40,000 जितने भी यूनिट्स हैं वो कमोबेश सारे एक तरह से डिस्ट्रेस में इसलिए है क्योंकि ऑप्टिमम कैपेसिटी जो उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो नहीं कर पाते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में मेजॉरिटी जितने हैं 80% से ज़्यादा लोग जो है जितने एंटरप्राइजेस हैं वो इवन ब्रेक इवन पर भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो शकील साहब, इट्स अ वेरी अपॉलिंग पिक्चर of the existing entrepreneurs, industrialists। तो जो लोग आपको सुन रहे होंगे, अगर किसी का इरादा ये भी है कि मैं अपना एक इंडस्ट्रियल यूनिट खड़ा करूं, मैं कोई छोटा मोटा सा एक यूनिट खड़ा करके अपनी रोजी रोटी खुद कमाऊं, लेकिन जब आप एक पिक्चर उनको देते हैं तो क्या लगता है कि व्हाट इज द वे आउट इन दिस? नहीं, देखिए मैंने पहली बात जो कही तो एंटरप्रेन्योरशिप के बगैर चारा नहीं है।
लेकिन अब एंटरप्रेन्योरशिप को आप टेक्नोलॉजी के साथ आपको मिलाना पड़ेगा और आपको वही जो लाइंस ऑफ एक्टिविटी इख्तियार करना पड़ेगी जिसमें गुंजाइश हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या सर्विस सेक्टर में हो। आपने वो काम हाथ में लेना है जहां पे आपको श्योर शॉट हो कि आपका जो कारखाना जो है या जो सर्विस सेक्टर यूनिट है वो चल पड़ेगा। तो आज आपका मामला वो नहीं है कि हमने यहाँ पे जितने पुराने यूनिट्स जो है वो एक उसमें से 50 से 60% यूनिट्स जो लगे थे वो सिर्फ इस बिना पर लगे थे कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो रही है और गवर्नमेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उस बिना पर उन्होंने वो कारखाने लगाए थे। अब जो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जब चेंज कर दी तो वो सारे के सारे बैठ गए। आज की तारीख में जो भी नया लड़का आएगा, स्टार्टअप में आए या फिर एंटरप्रेन्योर आ जाए, जो हमारे मीडियम सेक्टर में आ जाए, लार्ज सेक्टर में आ जाए या फिर स्मॉल सेक्टर में आ जाए, तो उनको पहले ये देखना पड़ेगा गवर्नमेंट से अलग कि मार्केटिंग उनकी कहाँ पे है। सही बात। चाहे इंटरनेशनल मार्केट है चाहे कंट्री वाइड उनका मार्केट है, उस बिना पर उनको काम करना पड़ेगा। आपने हालात की बात कही, जम्मू एंड कश्मीर especially Kashmir has witnessed and it has undergone different transitions from 2008, 10, 16, then 2019, and now when you see Kashmir relatively calm on streets, तो उस सिमत में आपको क्या लगता है कि what should government do as an advisor or as someone who is into this sector? What should government do to actually make a different picture of this sector? It vindicates our stand. Our stand has been for decades that government should compensate the losses for business interruption of the units. जो भी business interruption आपका हो रहा है, कर्फ्यू आपने लगाया तो business interruption आपका business आपने बिठा दिया। अगर स्ट्राइक हो गई, स्ट्राइक की कॉल आपने, हड़ताल की कॉल है, वो भी हमने गवर्नमेंट के ऊपर ही डालना है क्योंकि गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्री फ्रॉम दोज स्ट्राइक कॉल्स और व्हाटएवर। पिछले 3-4 साल से क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? Why are there not business interruptions on account of curfews, on account of these calls, strike calls? का मतलब है कि गवर्नमेंट की विल आ गई है और गवर्नमेंट आज देख रही है कि बिजनेस इंटरप्शन ना हो, बंद ना हो, ताकि सारा जो बिजनेस है वो बंद पड़ा रहे। और अगर ये नहीं हुआ है तो पिछले 30 साल के दौरान जो 3000 कमोबेश 3000 दिन के जो बिजनेस इंटरप्शंस हुए हैं उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद करते हैं? आपका मानना है कि बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस होना, देखिए उसके लिए क्या हो, हम दो तरह का है। हम कह रहे हैं कि जो 3000 दिन का बिजनेस इंटरप्शन यहाँ पे इंडस्ट्री को या बिजनेसेस को उठाना पड़ा है, उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को अपने सर पर लेनी चाहिए और किसी तरह से उनको कॉम्पनसेट करना चाहिए। वही हमने कहा है कि उनकी रिहेबिलिटेशन, रिवाइवल या रिजुविनेशन या स्केलिंग अप या अपग्रेडेशन के लिए उनको आगे आना चाहिए और उस बिना पर उस सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के किसी न किसी तरह से उनको वो ग्रांट्स मिलने चाहिए या किसी तरह से उनकी मदद होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही, हमने ये मामला उठाया है कि देयर शुड बी अ प्रोडक्ट। इंश्योरेंस कंपनीज आज आपके पास इंटरनेशनल कंपनीज है, इट हैज बीन ओपनड अप फॉर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास जो जैसे बजाज के साथ अलायंस आ गया है, अलायंस इज अ फॉरेन कंपनी, तो इनका टाई अप है। इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज है। हम ये कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो इंश्योरेंस कंपनीज बनाएंगी जिसका नाम होगा बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस। उसका मतलब ये होगा कि आप इंश्योरेंस करेंगे एक यूनिट का, और अगर किसी तरह से आपका बिजनेस रुक पड़ा है, जैसे किसी की आग लग गई कहीं पे, और आग के बाद कुछ 6 महीने तो वो बनाएगा नहीं कुछ, जब तक रिकंस्ट्रक्शन करेगा वो 6 महीने के लिए ये बिजनेस जो इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार रहेगी उसके एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट की, जिसमें उनके जो वेजेस है, सैलरीज है, इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट है, या फिर उसका मुनाफा जो है नॉर्मल मुनाफा, उसके लिए जिम्मेदार रहता है। बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है, इंटरनेशनली अवेलेबल है। हम उसी प्रोडक्ट को कह रहे हैं कि उसी को लागू करिए अगर कभी आपको कर्फ्यू लगाना पड़े, अगर कभी आपका बंद हो जाए किसी वजह से, तो बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस जो है यहाँ के किसी भी जो इन्वेस्टर है उसके लिए बहुत जरूरी है। उससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। जिस लोगों को आप अभी
इनवाइट कर रहे हैं कि आप यहाँ पैसा लगाइए, उनके लिए ज़रूरी है कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर वो देखें क्या है। अगर उनके लिए ये हो महीने में 15 दिन बंद रहे किसी वजह से, तो वो तो गए काम से। इसके लिए हम कह रहे हैं कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक आ जाए, वो फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन जो पीछे हो गया है उसकी कंपनसेशन के लिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। शकील साहब, एक कुछ स्टेक होल्डर से बात करके ये भी है कि सबसे बहुत बड़ा जो मुद्दा है इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए या यूनिट होल्डर्स के लिए, डिलेड पेमेंट्स बहुत है। डिलेड पेमेंट्स के लिए गवर्नमेंट स्पीड अप कैसे कर सकती है प्रोसेस, और हाउ इज दिस डिलेड पेमेंट अफेक्टिंग द यूनिट होल्डर? You see, डिलेड पेमेंट्स एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब का लागू किया हुआ है? 2006 का लागू किया। यह एमएसएमई पॉलिसी का ही एक हिस्सा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे अपने कवानीन चलते थे तो बहुत देर तक इसको यहाँ पे रेटिफाई नहीं किया गया। लेकिन फिर ये गवर्नर रूल में वोरा साहब ने अपने दौर में इसको रेटिफाई करके इस डिलेड पेमेंट्स एक्ट को यहाँ लगाया। ये वाज़ेह तौर पर कहता है कि जहाँ पे किसी एंटरप्रेन्योर का पैसा गवर्नमेंट दबा देती है 45 दिन के ऊपर, बियॉन्ड 45 डेज, तो उसको 3 times ऑफ द बैंक रेट इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। गारंटीज एक्ट में भी फिर वो उसमें है। लेकिन अभी उसमें क्या है, उसको और सूरत लाई गई है और कुछ और कवानीन लाए गए हैं बीच में। जैसे कि अभी कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले एक कानून आ गया कि अगर मेरा पैसा, एमएसएमई का पैसा किसी कंपनी के पास है, तो वो कंपनी उस खर्चे को जो उन्होंने मुझसे खरीदा हुआ है माल, उस खर्चे को वो मतलब इनकम टैक्स एक्ट में अलाउ नहीं होगा। अच्छा, यानी डिडक्ट किया जाएगा और उनकी इनकम एनहांस हो जाएगी, उसका टैक्स ज्यादा लगेगा। ऐसा तरीकाकार तो लाया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो अभी फैसिलिटेशन काउंसिल जो काम कर रही है, पिछले जो 2013 के बाद ही ये शुरू हो गया, तो कोई मेरे ख्याल में 25 केस से ज्यादा जो है नहीं है जो फैसिलिटेशन काउंसिल जिनके ऊपर अवार्ड दिया गया है, और वो सब के सब जो है उनको कोर्ट में जाना पड़ा। पैसा भी तब भी वागुजार नहीं हुआ। हमने ये कहा कि आप कोई दूसरा मैकेनिज्म देखिए जहां पे पैसा ना फंसे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहता चलूं कि पिछले 1-2 साल में डिलेड पेमेंट्स की जो शिकायत है वो बहुत कम हो गई है। लेकिन पुराने जितने भी पैसे फंसे हुए हैं वो सभी के सभी वो वही के वही है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई एक हल ढूंढ निकाले जो पुराना पैसा जो एमएसएमईज का फंसा हुआ है गवर्नमेंट इदारों के पास या कंपनी जो पीएसयू के पास, वो किसी तरह से उनको वागुजार कराए। तो शकील साहब, आखिर पर ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, 2019 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज लाई जाती है और एक स्टेट को यूटी बनाया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे चेंज हो जाती है, बहुत सारी चेंज ऑन ग्राउंड की जाती है। आपका स्मार्ट सिटी जो है प्रोजेक्ट इज टेकन ऑन प्रायोरिटी, एंड देन देयर आर मेनी अदर प्रोजेक्ट्स। आप एज स्टेक होल्डर, आप एज समवन हु इज a very keen observer on the ground, how do you see change happening in Jammu and Kashmir post 2019? What's your view about it? See, this is a loaded question. You know, I will talk about part of it. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से फंड्स वागुजार किए जा रहे हैं और बजट जो है वो इंक्रीज हुई है। लेकिन साथ ही साथ ये जो पैसा है, आपने जब इसको जैम पोर्टल पे लाया, आपने जब ओपन टेंडरिंग सिस्टम में लाया, तो उससे एक नुकसान ये हुआ है कि लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, लोकल जो आपके काम करने वाले हैं एंटरप्राइजेस, वो पीछे रह गई। और काम जो हो रहे हैं, जितने भी डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन वो बाहर के लोग उसमें ज्यादा इन्वॉल्वड दिखाई दे रहे हैं बजाय इसके कि लोकल उसमें इन्वॉल्व। बट जेम पोर्टल से यहाँ का लोकल भी नेशनल हो गया ना। बट ही इज नॉट एबल टू कम्पीट। वो मैंने बता दिए वजूहात उनके, तो क्यों नहीं कम्पीट कर पाए। नहीं, हालात भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ के यूनिट को जो है इन्वेंट्री जो है, एक खास चीज मैं कहूँगा, इन्वेंट्री रखना पड़ती है। बाहर 0 इन्वेंट्री का जमाना आ गया है दिल्ली में। सुबह 9 बजे वो सामान लाते हैं, शाम 5 बजे तक उसको असेंबल करके भेज देते हैं। जैसे जो आपकी बाइक का ले ले, बाइक के जितने भी पार्ट है वो एंसिलरीज से आते हैं, 9 बजे सुबह आ जाते हैं, 5 बजे आपके
जो बाइक्स है वो बाहर निकल जाती हैं, सही बात। तो कोई उनको इन्वेंट्री नहीं रखना पड़ती है। यहाँ पे इन्वेंट्री आपको 2-2 महीने की रखना पड़ती है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी जो है उतनी वो नहीं उसमें है, फिर आपका बढ़ डिपेंडेंट जाता है। नहीं है। वो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये मैं कहूँ कि यही डेवलपमेंट जो हो रही है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ये डेवलपमेंट आप लोकल एंटरप्राइजेज के जरिए कराएंगे तो उससे क्या वाइब्रेशन, जो लोकल वाइब्रेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो लोकल होगी, वो ज्यादा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम भी दिया, और यू आल्सो गिव अस एन इनसाइट अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर, व्हाट आर द चैलेंज, व्हाट आर द ऑप्शंस एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माय प्लेजर।